दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अपना नाम दर्ज कराने के बाद भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस मामले में अब केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। हालांकि इन्हें भी एक दिन पछाड़कर भारत शीर्ष पर काबिज होने की इच्छा रखता है। यही वजह है कि कोई देश अब भारत को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करता है। आलम ये हो चला है कि G7 जैसा पावरफुल ग्रुप भी भारत को अब खूब तवज्जो दे रहा है। इसके सम्मेलनों में भारत को साल 2019 से लगातार 5 बार आमंत्रित किया जा चुका है। 2019 में जब फ्रांस G7 की मेजबानी कर रहा था, तब उसने भारत को आमंत्रित किया था। इसके बाद साल 2020 में भी भारत को बुलाया गया था। इसकी मेजबानी अमेरिका द्वारा की जानी थी, हालांकि कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। फिर इसकी कमान साल 2021 में यूनाइटेड किंगडम के पास पहुंची, तो उसने भी भारत को निमंत्रण कार्ड भेजने में देर नहीं लगाई थी। इस मामले में जर्मनी भी पीछे नहीं रहा था। उसने भी भारत को अपनी मेजबानी में सम्मेलन का न्योता भिजवाया। और अब जब जापान की अध्यक्षता में G7 की बैठक हुई, तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे दिनों G7 की बैठक में शिरकत करने के लिए हिरोशिमा गए। तो इस तरह से देखें तो भारत मेहमान देश के तौर पर G7 ग्रुप के स्थायी सदस्य के तौर पर नजर आ रहा है। ये जुड़ाव ऐसे समय में दिख रहा है जब भारत पहले से ही काफी व्यस्त है। दरअसल भारत साल 2023 के लिए G20 और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। अब सवाल है कि G7 के लिए भारत इतना अहम क्यों हो गया है? ऐसी क्या वजह है कि भारत G7 के लिए अनिवार्य हो गया है? साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या भारत आने वाले समय में G7 का औपचारिक सदस्य बन सकता है? तो तमाम सवालों पर बात करेंगे, मगर पहले जान लेते हैं G7 ग्रुप के बारे में। तो G7 ग्रुप दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ये एक अनौपचारिक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ये सदस्य देश वैश्विक आर्थिक नीति का समन्वय करने और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए सालाना मिलते हैं। अब अगर इसके इतिहास की बात करें तो साल 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, यूके और तब के पश्चिमी जर्मनी ने मिलकर इस समूह का गठन किया था। तो इस तरह उस समय ये 6 देशों का संगठन था। इसके बाद के अगले साल इसमें कनाडा भी शामिल हो गया और तब से ये G7 के नाम से जाना जाता है। इस समूह को बनाने के पीछे का मकसद गैर साम्यवादी देशों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जिस पर वो अपनी आर्थिक चिंताओं को दूर कर सकें। दरअसल ये देश उस दौरान मुद्रास्फीति और ओपेक देशों द्वारा तेल निर्यात पर प्रतिबंध के बाद मंदी से परेशान थे। इस तरह इसके एजेंडे में शीत युद्ध की राजनीति प्रमुख रूप से शामिल थी। इसके बाद आगे साल 1981 से यूरोपीय संघ ने G7 में अपनी भागीदारी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इसकी बैठकों में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष समय समय पर शिरकत करते रहे हैं। G7 की सदस्यता की बात करें तो इसके लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सभी सदस्य देश वो देश हैं जो तुलनात्मक रूप से अमीर हैं। इस संगठन की कुल GDP वैश्विक अर्थव्यवस्था की करीब 44% है। हालांकि 3 दशक पहले यह आंकड़ा करीब 70% था। चलिए अब इस सवाल पर आते हैं कि G7 की बैठकों का भारत को हर बार क्यों न्योता दिया जा रहा है? इसके लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके पीछे कई वजह नजर आती हैं। इसमें पहली वजह है भारत का बढ़ता प्रभाव और दुनिया के प्रति उत्तरदायित्व। दरअसल ये वो फैक्ट है जिसकी वजह से G7 भारत को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। वर्तमान में भारत की GDP करीब $2.66 ट्रिलियन की है। इस लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रुप के 3 सदस्य देशों यानी फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 2023-2024 में इसके करीब 5.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत एशिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भी है। विश्व बैंक की माने तो दुनिया के 7 सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी वजह की। वो है अमेरिका और जापान के साथ साथ यूरोपीय देश भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अपनी हिंद प्रशांत रणनीति बनाई है। इटली ने भी हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।
दरअसल वर्तमान दौर में वैश्विक भू राजनीति और आर्थिक का केंद्र बिंदु स्थानांतरित होकर हिंद प्रशांत क्षेत्र बन गया है। ऐसे में ये यूरोपीय देश इस क्षेत्र में मौजूद आर्थिक अवसरों का फायदा उठाने के इच्छुक हैं। हालांकि हिंद प्रशांत की अपनी चुनौतियां हैं, जिसमें चीन अपनी रणनीति और आर्थिक फुटप्रिंट्स का विस्तार कर रहा है। तो इस वजह से चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत पश्चिमी देशों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि G7 सदस्यों में से भारत की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी है, जबकि सामरिक क्षेत्र में इटली के साथ भी भारत के संबंधों का तेजी से विस्तार हो रहा है। वहीं दुनिया को चीन की बजाय भारत जैसी एक जिम्मेदार और महान शक्ति की जरूरत है। शक्तिशाली देशों की उभार वाली सूची में चीन और भारत के तेवर बिल्कुल अलग अलग हैं। असल में दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस सहित कई देशों के साथ अपने क्षेत्रीय दावे कर रहा है। फिलीपींस इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले गया था। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चीन के दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिलीपींस के आसपास कृत्रिम द्वीपों का निर्माण जारी रखा। चीन का ऐसा रवैया मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून को चुनौती दे रहा है। वहीं साल 2014 में बांग्लादेश भारत के साथ समुद्री विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया था। इस मामले में न्यायालय ने बांग्लादेश के पक्ष में फैसला दिया और इस फैसले का सम्मान कर भारत ने जिम्मेदार देश के तौर पर खुद को पेश किया। साथ ही भारत ने ये भी जाहिर किया कि उसकी प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति है, यानी एक देश के तौर पर भारत इस इलाके का बेहद सुलझा हुआ और जिम्मेदार देश है। ऐसे में G7 देश कभी नहीं चाहेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बजाय चीन का दबदबा बढ़े, लिहाजा ये देश भारत को तरजीह दे रहे हैं। इन सब के अलावा भारत को G7 की बैठकों में शामिल करना सदस्य देशों के लिए ग्लोबल साउथ के महत्व को भी दर्शाता है। दरअसल ये ग्रुप ग्लोबल साउथ पर भी फोकस कर रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों में अपने प्रभाव को जमाने के लिए अमेरिका और चीन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये तब और तेज हो गई जब यूक्रेन के प्रति रूस की आक्रामकता देखने को मिली। इस दौरान G7 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में सहयोग करने की गुजारिश की गई, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर ग्लोबल साउथ देशों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि G7 और ग्लोबल साउथ के बीच एक पारंपरिक दरार है। ये तब और खुलकर नजर आई जब जून 2022 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ में मूड का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। इसलिए G7 देशों ने इस क्षेत्र की अहमियत को समझते हुए इसका मान मनोबल करना शुरू कर दिया है। विशेषकर जापान की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई। अप्रैल 2023 में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान ने कई क्षेत्रीय सत्रों का आयोजन किया था। इसमें अफ्रीका, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ साथ ईरान और मध्य पूर्व के लिए सत्र शामिल थे। इनके अलावा जापान ने यूक्रेन के लिए भी एक विशेष सत्र आयोजित किया। इन सब कवायदों में G7 ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी बैठक की थी। तो इस तरह देखा जाए तो G7 में भारत को भागीदार बनाना ग्लोबल साउथ की मंशा पूरी होने जैसा है। तो इससे साबित हो रहा है कि भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति है और भारत की भागीदारी से ग्लोबल साउथ के हितों को भी बढ़ावा मिलेगा। खैर, G7 भारत को सदस्य के रूप में खुद में समायोजित करके 7 से 8 बनेगा या नहीं, या भारत इसकी सदस्यता का ऑफर ठुकरा देगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भारत का साथ G7 ग्रुप के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए जरूरी बन गया है। तो आज की चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। G7 समूह की चुनौतियों के समाधान और उसके विस्तार के लिए भारत का साथ आवश्यक है। तार्किक परीक्षण कीजिए।